नमस्कार, स्वागत है राज्यसभा टीवी में। आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक। आइए शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार ने 130 करोड़ लोगों के आशीर्वाद से नामुमकिन को किया मुमकिन। आगे भी इसी तरह काम करने की जताई प्रतिबद्धता। केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली ने अपने ब्लॉग एजेंडा 2019 के चौथे हिस्से में गिनाई 5 साल की बड़ी उपलब्धियां। मसूद अजहर को वैश्विक आतंकी घोषित करने में चीन के अड़ंगे पर वित्त मंत्री अरुण जेटली ने दिया कांग्रेस के ट्वीट का जवाब। कहा, चीन के कदम के लिए कांग्रेस के पुराने फैसले जिम्मेदार। जवाहरलाल नेहरू ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद सीट के लिए चीन का लिया था पक्ष। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की पाकिस्तान को दो टूक। कहा, आतंकवाद पर बात नहीं, एक्शन चाहिए। इमरान खान इतने उदार हैं तो मसूद अजहर को भारत को सौंपे। रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने की पुलवामा हमले पर राजनीति करने पर कांग्रेस की आलोचना। कहा, 26/11 के बाद पिछली सरकार ने नहीं उठाए जरूरी कदम। करतारपुर कॉरिडोर का संचालन जल्द शुरू करने की दिशा में काम करने पर भारत और पाकिस्तान सहमत। दोनों पक्षों ने श्रद्धालुओं की आवाजाही के तौर तरीकों और समझौते के मसौदे पर की चर्चा। 2 अप्रैल को होगी अगली बैठक। और लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को एक और बड़ा झटका। वरिष्ठ नेता टॉम वडक्कन बीजेपी में हुए शामिल। कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विकास नीति से प्रभावित और राष्ट्रीय सुरक्षा पर कांग्रेस के रवैये के चलते लिया फैसला। टीएमसी विधायक अर्जुन सिंह ने भी थामा बीजेपी का दामन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश में पिछली अनेक सरकारों के कार्यकाल के दौरान जो काम दशकों से नामुमकिन थे, उनकी सरकार ने 130 करोड़ लोगों के आशीर्वाद से उन्हें मुमकिन कर दिखाया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि समाज के सभी वर्गों की भलाई के लिए उनकी सरकार ने समर्पित भाव से काम किए हैं और उसके बेहतरीन नतीजे भी आए हैं। उन्होंने कहा कि हमने अनेक मोर्चों पर कामयाबियां हासिल की हैं और भविष्य में भी ऐसा करने के लिए हम संकल्पित हैं। प्रधानमंत्री ने सरकार की उपलब्धियों को लेकर वित्त मंत्री के ब्लॉग को रीट्वीट किया। और वहीं वित्त मंत्री अरुण जेटली ने अपने ब्लॉग की सीरीज एजेंडा 2019 के चौथे हिस्से में मोदी है तो मुमकिन है के नाम से मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनाई। अरुण जेटली ने लिखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले 5 साल में विदेश नीति, आर्थिक और रणनीतिक मुद्दे में अपनी विशेष छाप उन्होंने छोड़ी है। अहम मुद्दों पर तुरंत फैसले लिए गए हैं। आज देश और दुनिया ये मान रही है कि निर्णय लेने और उन्हें लागू करने में भारत तेजी से उसे अमल कर रहा है। लक्ष्य तय कर उसे हासिल किया जा रहा है और इसके चलते ही बीजेपी ने इस बार चुनाव में मोदी है तो मुमकिन का नारा दिया है। वित्त मंत्री ने अपने दावे के समर्थन में कई तथ्य रखे हैं। उन्होंने लिखा है कि मोदी सरकार की अगुवाई में इतिहास में पहली बार लगातार 5 साल भारतीय अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ती रही और वैश्विक अर्थव्यवस्था में विशेष जगह बनाई। 5 सालों में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों में इजाफा नहीं हुआ। आयकर में छूट की सीमा 5 लाख तक बढ़ाई गई। 20 महीने में जीएसटी को बेहतर तरीके से लागू किया गया और छोटे कारोबारियों को राहत दी गई। 2014 में जहां रोज 7 किलोमीटर हाईवे बनते थे, आज 30 किलोमीटर रोज बन रहे हैं। आज 99% घरों में शौचालय हैं। 90% से ज्यादा गाँव रोड से जुड़ गए हैं और इसके अलावा आयुष्मान भारत कार्यक्रम, उज्ज्वला योजना, मुद्रा योजना, मनरेगा और किसानों को बेहतर मूल्य समेत कई उपलब्धियां अरुण जेटली ने गिनाई हैं। और आइए अब रुक कर लेते हैं लोकसभा चुनाव से जुड़ी हुई खबरों का। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा। दिग्गज कांग्रेसी नेता टॉम वडक्कन भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। टॉम वडक्कन ने कहा कि
पुलवामा आतंकी हमले के बाद जिस तरह कांग्रेस ने सवाल खड़े किए उससे वो काफी नाराज हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी का रुख देश के खिलाफ होता जा रहा था, इसलिए उन्होंने छोड़ने की ठान ली। वडक्कन बोले कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विकास नीति से काफी प्रभावित हैं और यही कारण है कि भाजपा में शामिल होने पर वो काफी खुश हैं। शंकर प्रसाद जी से आग्रह है कि वडक्कन साहब को पार्टी की सदस्यता की पर्ची दें। ये देश प्रेम की बात है। अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी कोई ऐसा पोजीशन ले जो देश के खिलाफ है, तो मेरे पास कोई और विकल्प नहीं था कि उस पार्टी को छोड़े। और आप जानते ही हैं कि क्या क्या समस्याएं हैं, लेकिन अजीब गरीब बात यह है कि ऐसे वक्त पर इस पर टिप्पणी करना सही नहीं है। वहीं टीएमसी विधायक अर्जुन सिंह भी आज भाजपा में शामिल हो गए हैं। उन्होंने मुकुल रॉय और कैलाश विजयवर्गीय की मौजूदगी में पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। अर्जुन सिंह ने कहा कि जो टीएमसी कभी मां, माटी और मानुष की बात करती है, अब वो सिर्फ मनी यानी पैसा चलता है की बात करती है। सिर्फ एम माँ माटी मानुष अब सिर्फ मनी 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 रह गई है। इस पार्टी के साथ रहना, हम लोग जैसे लोग जिन्होंने वामपंथी लड़ाई हम लोग एक साथ लड़ा और वामपंथी को ख़त्म किया, इस दिन के लिए नहीं जो दिन आज हमें देखना पड़ रहा है। लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान होने के साथ ही राजनीतिक दलों ने अपने अपने उम्मीदवारों का ऐलान करना भी शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में महाराष्ट्र में शरद पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है। हालांकि एनसीपी कांग्रेस ने महाराष्ट्र के लिए सीटों का औपचारिक बंटवारा घोषित नहीं किया है। एनसीपी की ओर से जारी पहली लिस्ट में शरद पवार की बेटी और मौजूदा सांसद सुप्रिया सुले को बारामती से टिकट दिया गया है। इसके अलावा संजय दीना पाटिल को मुंबई उत्तर पूर्व से, आनंद परांजपे को ठाणे, सुनील तटकरे को रायगढ़ से उम्मीदवार बनाया गया है। लोकसभा चुनाव में चुनाव आयोग ने सोशल मीडिया पर कड़ी नजर रखने के आदेश जारी किए हैं और इसके लिए दिल्ली राज्य चुनाव आयोग ने आदेश के मुताबिक कमेटी का गठन किया है, जो सोशल मीडिया पर नजर रखने के साथ पार्टी और उम्मीदवारों को प्रचार प्रसार के लिए विज्ञापन देने के लिए सर्टिफिकेट भी जारी करेगी। चुनावों में प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और रेडियो विज्ञापनों पर नजर रखने के साथ आयोग ने सोशल मीडिया पर भी कड़ी निगरानी रखने की पूरी तैयारी कर ली है। राजधानी दिल्ली में 12 मई को 7 लोकसभा सीटों पर मतदान होना है। चुनाव आयोग ने इसके लिए मॉनिटरिंग रूम बनाया है। इसमें टीवी, प्रिंट, रेडियो और सोशल मीडिया सेल बनाया गया है। चुनाव में दलों और उम्मीदवारों के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर कड़ी नजर रहेगी। देखिए, एमसीएमसी का मतलब है मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी, कि मीडिया में जो भी पॉलिटिकल कंटेंट आए उसका सर्टिफिकेशन पहले हो और ये कमेटी इसको मॉनिटर करती है। अभी जैसे चुनाव का समय है तो ईसीआई के ऑर्डर्स के अनुसार कोई भी अगर मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में कोई भी अगर एडवर्टीजमेंट आती है तो उसका प्री सर्टिफिकेशन होना जरूरी है। इस मॉनिटरिंग रूम में 2 बातों का ख्याल रखा जाएगा। पहला, विज्ञापनों की प्रामाणिकता और दूसरा, कंटेंट। सोशल मीडिया पर कोई भी विज्ञापन डालने से पहले उम्मीदवारों और पार्टियों को आयोग से प्री सर्टिफिकेट लेना होगा, जिसके लिए उन्हें आयोग में 3 दिन पहले आवेदन देना होगा। आयोग ने इसके लिए सोशल मीडिया एक्सपर्ट के साथ 4 सदस्यों की एक टीम का गठन किया है। टीम ये भी निगरानी रखेगी कि विज्ञापन चुनाव आयोग से प्रमाणित है या नहीं। दूसरा, कोई भी दल, नेता या प्रत्याशी धर्म, जाति या लालच के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल तो नहीं कर रहा। इसका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उसकी समय सीमा भी होती है। जो लिखता है, जो पार्टी एप्लीकेंट होता है कि ये मैं इस दिन से लेके इस दिन तक मैं चलाऊंगा, तो कोई 2 महीने के लिए मांगता है, कोई 3 महीने के मांगता है। और उसमें उसका जो एक्सपेंडिचर का भी पूरी डिटेल होती है कि इस ऐड को बनवाने में उसका कितना एक्सपेंडिचर हुआ है और इसको चलवाने में जो सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे जो चलेगा उसको वो कितनी पेमेंट होगी, तो उसका भी सब इसमें डिटेल होती है,
ताकि जब पार्टी का जब इलेक्शन हो जाएगा, इलेक्शन कमीशन में जो स्टेटमेंट उनको देनी होती है, तो जितना भी उसमें एक्सपेंडिचर इनकर किया है बनवाने में और उसको चलवाने में, तो वो उस पार्टी के अकाउंट में जाएगा वो। साथ ही चुनाव आयोग सभी जिला स्तरों पर ट्विटर हैंडल बनाने की तैयारी कर रहा है, जिससे बड़े नेताओं को फॉलो किया जा सके और नेता भी बाखबर रहें। अनु दीवान, राज्यसभा टीवी। चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा के लिए आज राज्यों के मुख्य चुनाव अधिकारियों और पर्यवेक्षकों के साथ बैठक की। इसमें पर्यवेक्षकों को चुनाव ड्यूटी के दौरान उनकी भूमिका और जिम्मेदारियों की जानकारी दी गई। बैठक में चुनाव के दौरान कालाधन और अन्य अवैध सामग्री के वितरण पर निगरानी के लिए तैनात अधिकारियों ने भी हिस्सा लिया। बैठक की अध्यक्षता मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने की। इसमें चुनाव आयुक्त अशोक लवासा और सुशील चंद्रा समेत आयोग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हुए। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि लोकसभा चुनाव के प्रचार के लिए एसपी और बीएसपी संयुक्त रैलियां करेंगे। बुधवार को बसपा सुप्रीमो मायावती के साथ हुई मीटिंग के बारे में अखिलेश यादव ने कहा कि बैठक में चुनावी रणनीति पर चर्चा हुई। दोनों दलों ने सपा बसपा की रैलियों के बारे में बात की। साथ ही दोनों दलों की साझा रैली को लेकर भी प्लान अब तैयार है। समाजवादी पार्टी ने भी कई प्रत्याशी तय कर दिए हैं, बहुजन समाज पार्टी ने भी तय किया है। अब सीधा जनता के बीच जाने का समय आ गया है और कल की जो मुलाकात थी वो यही थी कि बहुत जल्दी रैलियां कहाँ कहाँ होनी हैं और किस तरीके से लोकसभाओं के बीच में रैलियां हो जाएं, जिससे कि जनता में जॉइंट रैली हो जाएं, एक संदेश चला जाए। बहुत जल्दी उसका भी कार्यक्रम आपको मिल जाएगा कि जॉइंट रैली पहले फेज़ में कब है, सेकेंड फेज़ में कब होगी या बीच में और किसी क्षेत्र में जाना होगा वो कब होगी। बहुत जल्दी कार्यक्रम घोषित हो जाएगा। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी आज केरल दौरे पर हैं। राहुल गांधी ने केरल में पार्टी के प्रचार अभियान की औपचारिक शुरुआत की। राहुल गांधी केरल के त्रिशूर पहुंचे, जहां उन्होंने मछुआरों के संसद में उनकी समस्याओं को लेकर वार्ता की। राहुल गांधी ने कहा कि अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो सरकार बनते ही मछुआरे से संबंधित मंत्रालय का गठन किया जाएगा, जो इन परेशानियों को दूर करने के लिए कदम उठाएगा। इस दौरान राहुल गांधी ने कहा कि केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनने पर न्यूनतम आमदनी का प्रावधान करेंगे। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि अगर देश के लोगों को रोजगार देना है और बैंकिंग सिस्टम को सुधारना है तो इसके लिए कई कदम उठाने होंगे। इसके अलावा कांग्रेस अध्यक्ष ने कोझिकोड में भी कार्यकर्ताओं की एक विशाल रैली को संबोधित किया। कांग्रेस पार्टी इज द ओनली पार्टी दैट कैन इंश्योर love, affection and peace in this country, because the Congress party is the voice of everybody in this country. भारत और पाकिस्तान के बीच करतारपुर गलियारे को लेकर सहमति जताने के लिए करीब 3 महीने बाद आज अटारी बॉर्डर पर दोनों देशों के अधिकारियों की बैठक हुई। इसमें श्रद्धालुओं की आवाजाही के तौर तरीकों और समझौते के मसौदे पर चर्चा हुई और कॉरिडोर के निर्माण की दिशा में तेजी से काम करने पर सहमति जताई गई। बैठक में भारत ने खालिस्तान समर्थक आतंकियों को इस गलियारे का दुरुपयोग नहीं करने देने पर जोर दिया। गलियारे को लेकर अगली बैठक वाघा बॉर्डर में 2 अप्रैल को होगी। इससे पहले तकनीकी विशेषज्ञों की 19 मार्च को बैठक होगी। करतारपुर गलियारे को लेकर भारत और पाकिस्तान के अधिकारियों के बीच गुरुवार को पहली बैठक अटारी बॉर्डर पर हुई। इसमें गुरुद्वारा करतारपुर साहिब जाने के लिए तीर्थयात्रियों की सुविधा के तौर तरीकों और समझौते के मसौदे पर चर्चा हुई। सौहार्दपूर्ण वातावरण में दोनों पक्षों ने प्रस्तावित समझौते के विभिन्न पहलुओं और प्रावधानों पर विस्तार से रचनात्मक चर्चा की। इसमें भारत की ओर से 7 दिन शुरुआत में रोजाना 5,000 श्रद्धालुओं को इजाजत देने, विशेष मौके पर 10,000 लोगों को दर्शन करने की सुविधा का प्रस्ताव किया गया। Both sides had prepared their own draft agreements, shared, so these were discussed in detail. Our side pressed on the need for arranging visit of at least 5,000 pilgrims per day to begin with in phase 1, in the phase 1 of the project. We have also emphasized from our side that in the spirit of this Kartarpur Sahib corridor, this corridor should be absolutely visa-free. There should not be any additional encumbrances in the form of any additional documentation or procedures.
भारत ने अपनी सीमा में करतारपुर साहिब गलियारे के लिए 50 एकड़ भूमि की पहचान की है। इसे 2 चरणों में विकसित किया जाएगा। इसमें यात्री विश्राम भवन, समृद्ध भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों पर आधारित एक पर्यावरण अनुकूल इमारत होगी। इस परिसर में लगभग 5000 यात्रियों के आने जाने की सुविधा होगी। Government of India has decided to build a huge passenger terminal complex building, which is going to be a state-of-the-art building. It's going to be a green building. It's going to be a building which is elderly friendly, disabled friendly, and it will look after the needs of pilgrims from all over the country. लंबे समय से गुरुद्वारा करतारपुर साहिब तक आसान और आवाजाही मुहैया कराने की मांग की जा रही है। ये गलियारा पाकिस्तान के करतारपुर में स्थित गुरुद्वारा दरबार साहिब को पंजाब के गुरदासपुर जिले से जोड़ेगा। सरकार ने गुरु नानक की 550वीं जयंती के मौके पर करतारपुर गलियारा शुरू करने का फैसला लिया है। पाकिस्तान अपनी सीमा में इस गलियारे को बनाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और चीन ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जैश ए मोहम्मद सरगना मसूद अजहर को वैश्विक आतंकी घोषित करने से एक बार फिर बचा लिया। 10 साल में ये चौथी बार है जब चीन ने इस प्रस्ताव को रोका है। फ्रांस, ब्रिटेन और अमेरिका अजहर के खिलाफ ये प्रस्ताव 27 फरवरी को लेकर आए थे। चीन ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में मसूद अजहर को वैश्विक आतंकी घोषित करने वाले प्रस्ताव पर तकनीकी रोक लगा दी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 1267 अलकायदा सेक्शंस कमेटी के तहत मसूद अजहर को आतंकवादी घोषित करने का प्रस्ताव 27 फरवरी को फ्रांस, ब्रिटेन और अमेरिका ने लाया था। चीन के प्रस्ताव के उलट सुरक्षा परिषद के बाकी सभी देश मसूद पर प्रतिबंध के पक्ष में थे। वहीं विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने इस मुद्दे पर पाकिस्तान को आड़े हाथों लिया है। विदेश मंत्री ने कहा है कि अगर इमरान सही में शांति चाहते हैं तो मसूद अजहर को भारत के हवाले कर दें। पाकिस्तान के बारे में इंडियन पर्सपेक्टिव को ढंग से समझ लीजिए। ये जो हमारे यहाँ आवाज शुरू हो जाती है ना, इमरान खान बहुत बड़े स्टेट्समैन हैं, इमरान खान बहुत उदारता दिखा रहे हैं, वो तो पीस चाहते हैं। मैं कहना चाहती हूँ अगर इमरान खान इतने उदार हैं तो दे देना मसूद अजहर को, हमें देख लेंगे हम उनकी उदारता, दे दे मसूद अजहर को। वहीं संयुक्त राष्ट्र में भारत के राजदूत और स्थायी प्रतिनिधि सैयद अकबरुद्दीन ने एक ट्वीट में कहा कि बड़े, छोटे और कई एक बड़े देश ने फिर से रोक दिया। उन्होंने मसूद अजहर को वैश्विक आतंकी घोषित कराने की कवायद में समर्थन करने वाले सभी देशों का आभार भी जताया। वहीं मसूद अजहर पर चीन के वीटो से अमेरिका सहित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के कई सदस्य देश भी नाराज हैं। यूएनएससी के कई देश के सदस्यों ने कहा है कि चीन के इस रवैये के बाद वो अन्य कदम उठाने पर मजबूर हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तो अजहर मसूद को वैश्विक आतंकी घोषित करने की राह में चीन द्वारा अड़ंगा लगाए जाने के बाद से कांग्रेस के सवालों पर वित्त मंत्री अरुण जेटली ने करारा प्रहार किया है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को कटघरे में खड़ा करते हुए उन पर निशाना साधा। राहुल गांधी को याद दिलाते हुए जेटली ने लिखा कि चीन को यूएन का स्थायी सदस्य बनाने के लिए एक ही व्यक्ति जिम्मेदार है और वो हैं पंडित नेहरू। चीन और कश्मीर दोनों पर एक ही व्यक्ति ने गलती की है। 2 अगस्त 1955 को नेहरू ने मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखा था जिसमें कहा गया था कि अनौपचारिक रूप से अमेरिका द्वारा सुझाव दिया गया है कि चीन को संयुक्त राष्ट्र में लिया जाना चाहिए लेकिन सुरक्षा परिषद में नहीं। इसके साथ अमेरिका चाहता था कि भारत को सुरक्षा में उसकी जगह लेनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इस पत्र के अनुसार हम निश्चित रूप से अमेरिका की पेशकश स्वीकार नहीं कर सकते क्योंकि इसका मतलब है कि चीन के साथ अन्याय करना और ये चीन जैसे महान देश के साथ अनुचित होगा कि वो सुरक्षा परिषद में ना हो। दरअसल कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सवाल उठाने की कोशिश की थी। राहुल गांधी ने केंद्र सरकार के चीन के साथ कूटनीतिक रिश्तों को घेरते हुए सरकार के साहस पर ही बड़े सवाल खड़े किए थे।
बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि विदेश नीति के मामले में देश में आम राय होनी चाहिए। रविशंकर प्रसाद ने राहुल गांधी से पूछा कि 2009 में यूपीए के समय में भी चाइना ने वही ऑब्जेक्शन लगाया था, तो क्या उस समय आपने ट्वीट किया था? Why is Rahul Gandhi in a celebratory mood when the country stands pained by this kind of attitude of China? That is the larger question. आप इतने खुश हो जाते हैं? राजनीति में अंतर होगा, विरोध होगा, होना भी चाहिए, लेकिन क्या एक घोर आतंकवादी के खिलाफ कार्रवाई में चाइना की पुरानी नीति के दोहराए जाने पर भी आप खुश हैं? क्या हो गया है राहुल गांधी जी आपको? आजकल विदेश नीति में आपको क्या सलाह दी जा रही है? कांग्रेस पार्टी ने 55 साल देश में राज किया है, तो हम उम्मीद करते थे कि कम से कम विदेश नीति के बारे में आपको सही राय दी जाएगी। क्या बोलना, कितना बोलना, कैसे बोलना, क्योंकि नॉर्मली विदेश नीति पर देश में एक कंसेंसस होता है। तो आतंकवाद की लड़ाई में कांग्रेस पार्टी कितनी गंभीर है, आज उस पर सवाल उठेगा। I regret to say with great degree of agony today that what is the Congress commitment in the fight against terror today is becoming suspect. तो ये तो आपके एक बड़े पार्टी के भारी भरकम नेता ने अपनी किताब में कहा है, और क्या कहा है फिर मैं कहूंगा। In his latest book, Nehru, The Invention of India, Mr. Tharoor writes that Indian diplomats who have seen files swear that. तो भारत के विदेश विभाग के वरीय पदाधिकारी जिन्होंने फाइल देखी है, वो शपथ पर कहते हैं कि नेहरू जी ने सिक्योरिटी काउंसिल की सीट चाइना को ऑफर की थी, क्योंकि ताइवान उसके लिए उपयुक्त नहीं था। इसलिए कहता हूं राहुल गांधी की बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी। और अब बात राफेल डील से जुड़ी हुई। सुप्रीम कोर्ट ने राफेल मामले में लीक दस्तावेजों के विशेषाधिकार के केंद्र के दावे पर आदेश सुरक्षित रखा है। राफेल मामले में दायर पुनर्विचार याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि इस मामले में केंद्र की प्रारंभिक आपत्ति पर फैसला लेने के बाद ही तथ्यों पर विचार किया जाएगा। केंद्र ने अदालत में कहा कि पुनर्विचार याचिका दायर करने वाले याचिकाकर्ता गैर कानूनी तरीके से प्राप्त किए गए विशेषाधिकार वाले दस्तावेजों को आधार नहीं बना सकते। वहीं अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने कहा कि हमने जो दस्तावेज दाखिल किए हैं या जिन्हें आधार बनाया है, उनका राष्ट्रीय सुरक्षा से कोई लेना देना नहीं है। केंद्र सरकार ने राफेल लड़ाकू विमानों से संबंधित दस्तावेजों पर विशेषाधिकार का दावा किया और उच्चतम न्यायालय से कहा कि संबंधित विभाग की अनुमति के बगैर कोई भी इन्हें पेश नहीं कर सकता। प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति के.एम. जोसेफ की पीठ के समक्ष केंद्र की ओर से अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने अपने दावे के समर्थन में साक्ष्य कानून की धारा 123 और सूचना के अधिकार कानून के प्रावधानों का हवाला दिया। भारतीय सशस्त्र बलों के सुप्रीम कमांडर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित रक्षा अलंकरण समारोह में विशिष्ट बहादुरी, अतुलनीय साहस और कर्तव्य प्रदर्शित करने के लिए सैन्य अधिकारियों और जवानों को सम्मानित किया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज 3 कीर्ति चक्र, 15 शौर्य चक्र, 15 परम विशिष्ट सेवा मेडल, 1 उत्तम युद्ध सेवा मेडल और 25 अति विशिष्ट सेवा मेडल प्रदान किए। थल सेना अध्यक्ष जनरल बिपिन रावत को परम विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया गया। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने आज आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में राजीव गांधी यूनिवर्सिटी के छात्रों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि शिक्षा देश के सामाजिक, आर्थिक परिवर्तन और ज्ञान आधारित समाज के निर्माण की नींव है। आज की जरूरत है कि शिक्षा प्रणाली ऐसे व्यक्ति का निर्माण करे जो मजबूत नैतिक और सामाजिक मूल्यों के लिए प्रतिबद्ध हो। उन्होंने कहा कि शिक्षा देश के विकास में युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने का माध्यम है। उपराष्ट्रपति ने गांव और शहर के बीच की खाई को पाटने पर जोर दिया और कहा कि केंद्र और राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है कि ग्रामीण इलाकों में बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराई जाए। उपराष्ट्रपति ने छात्रों से सस्ता और स्वदेशी तरीके से लोगों की समस्याओं के समाधान देने पर जोर दिया। The world is dependent on the competitive use of knowledge and innovation as Indian students of technology,
you must strive to come up with practical, low-cost solutions to the problems faced by the society. Our technocrats need to find indigenous solutions rather than look up to the alien concepts and practices. As you all aware, the sole purpose of science and technology is to make the lives of the people better. ప్రజల యొక్క జీవన ప్రమాణాలను పెంచడమే శాస్త్రం యొక్క విజ్ఞానం యొక్క ఉద్దేశం. Despite the advancement in technology, economic progress, a considerable section of our society. इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप जुड़े रहिए राज्यसभा टीवी के साथ। नमस्कार।